हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस जोन। एक बार पुनः मैं अपने समसामयिक घटनाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस जोन के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समसामयिक घटनाओं पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाना है और मैं आशा करता हूं कि यदि आप इस कार्यक्रम का नियमित रूप से अवलोकन करते होंगे तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो होंगे उसमें आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। तो आइए अब हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और 15 प्रश्नों के इस एपिसोड के सभी प्रश्नों का बारी बारी से अवलोकन करते हैं। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया है? विच ब्रांड हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? आपके ऑप्शंस हैं, ए में स्वर्ण परी ब्रांड, बी में सोन चिरैया ब्रांड, सी में इंद्रलोक ब्रांड और डी में स्वर्ण कलश ब्रांड। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में अभी सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 6 लाख स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कार्यरत हैं और ये सभी समूह दैनिक आजीविका से जुड़े वस्तुओं जैसे हस्तशिल्प के सामान हुए या कपड़े, खिलौने या खाने के सामान, इन सब चीज़ों के उत्पादन में लगे हुए हैं और इन्हीं से अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। और शायद आप यह भी जानते होंगे कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना एवं उन्हें गरिमामय जीवन जीने में सहायता करना सरकार की प्राथमिकताओं में से है। तो इन्हीं प्राथमिकताओं के तहत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश की शहरी महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांड लॉन्च किया है जो स्पेशली सिर्फ उन्हीं के उत्पादों पर लागू होगा। तो उस ब्रांड का नाम आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोन चिरैया ब्रांड। इससे पहले तक जो स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुएं होती थीं उनका अपना कोई ब्रांड या अपनी कोई पहचान नहीं थी, परंतु सरकार ने काफ़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रति उनके लिए एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया है और उसका नाम होगा सोन चिरैया ब्रांड। अर्थात जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो भी वस्तुएं बाज़ार में लाई जाएंगी उन पर एक स्पेशली ब्रांड होगा सोन चिरैया ब्रांड। अब आइए अगले प्रश्न की ओर मुखातिब होते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दूसरा प्रश्न है आज के एपिसोड का, संसद से पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किस आरक्षण से है? द 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू द व्हिच रिजर्वेशन? आपके ऑप्शंस हैं, ए में अनुसूचित जाति आरक्षण अर्थात एससी रिजर्वेशन, बी में है पिछड़ा वर्ग आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन, सी में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण अर्थात इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन और डी में है उक्त सभी। अर्थात यह जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ है वह उपर्युक्त तीनों पर लागू होगा। तो आपको ये 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस बताने हैं कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक जिसे संसद ने पास कर दिया है, हालांकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अभी नहीं हुआ है परंतु संसद से पास हो चुका है, तो यह संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ग के आरक्षण से जुड़ा हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के तहत अब तक राज्यों की जो पिछड़ी जातियां होती हैं ओबीसी उनकी सूची को फाइनलाइज करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास था। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार ही अनुशंसा करती है परंतु अंतिम निर्णय इसमें केंद्र का होता था। परंतु इस संविधान संशोधन के पारित होने के बाद यदि यह कानून का रूप लेता है तो अब राज्य की जो ओबीसी अंतर्गत जो जातियां आती हैं उनका अंतिम सूची तैयार करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। इस पर केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हाल के दिनों में आपने मराठा आरक्षण और जाटों के आरक्षण से संबंधित विवादों के बारे में सुना होगा और ये मराठा और जाट जातियां जो हैं वो या गुजरात में जो पाटीदार समूह के लोग हैं वो अपनी जाति के आरक्षण के लिए हमेशा केंद्र पर ऐसा दोषारोपण करते थे कि उन्हीं के कारण उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसमें
केंद्र सरकार बेवजह बदनाम होती थी। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए यह संविधान संशोधन लाया गया है और इसके तहत अब प्रत्येक राज्य को पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अंतिम अधिकार दे दिया गया है और वो जिन जातियों को चाहे वो आरक्षण का लाभ दे सकती हैं या जिन्हें चाहे वो आरक्षण की सूची से बाहर भी कर सकती हैं। अर्थात अब आरक्षण के लिए पिछड़ी जातियों की सूची बनाने का अंतिम अधिकार राज्य के पास ही होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस संविधान संशोधन बिल के लागू होने के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद प्रभावित होंगे और इसमें अनुच्छेद 342 ए तथा अनुच्छेद 366 26 सी में संशोधन किया जाएगा ताकि राज्यों को अंतिम सूची बनाने का अधिकार मिले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, ओबीसी रिजर्वेशन। आइए अब इस एपिसोड का तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? Who has been appointed as the President of the Security Council for the month of August 2021? ऑप्शंस हैं ए में इजराइल, बी में भारत, सी में न्यूजीलैंड और डी में फिजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने से पहले हमें कुछ बातों पर चर्चा करनी आवश्यक है। सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या होता है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस का ही एक अंग है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सर्वोपरि है। इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसका जो मुख्य दायित्व है वह वैश्विक शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, अर्थात पूरे विश्व में शांति एवं सुरक्षा का माहौल स्थापित करने की मुख्य जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ही है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कुल 15 है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो बारी बारी से अल्फ़ाबेट के आधार पर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 4 देश अस्थायी सदस्यता की मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, जिनमें भारत भी है। भारत के अतिरिक्त ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, तो ये 4 राज्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता और वीटो के अधिकार की मांग कर रहे हैं, जिन्हें G4 के नाम से भी जाना जाता है। परंतु ये पूर्व से जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें सभी एक मत नहीं है कि इन देशों को अस्थायी सदस्यता दिया जाए और इसी कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। हालांकि भारत के संबंध में काफ़ी अस्थायी सदस्यों ने अपना समर्थन दिया है, परंतु अभी अंतिम निर्णय लेना बाकी है। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं इस सुरक्षा परिषद के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस और 5वां चीन। तो ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 15 सदस्य देश हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, इन सभी देशों को बारी बारी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का मौका मिलता है, जो 1-1 माह के लिए होता है। तो वर्तमान में अगस्त माह में इस संस्था की अध्यक्षता करने का अधिकार मिला है भारत को, अर्थात अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत होगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि ये अध्यक्षता वो वर्चुअल तरीके से करेंगे कोविड-19 के कारण, परंतु ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थिति है भारत के लिए कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है अगस्त 2021 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत। आइए अब इस एपिसोड के चौथे प्रश्न पर नज़र डालते हैं। हाल में किस राज्य की सरकार ने ओलंपियन वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which state government has recently appointed Olympian वंदना कटारिया as the brand ambassador of the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन? आपके ऑप्शंस हैं ए में उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में केरल और डी में
मिजोरम। जैसा कि आप जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेटियों का संरक्षण एवं उन्हें सशक्त बनाया जाना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से किया था। और हरियाणा से इस कार्यक्रम के शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, वह काफ़ी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का ही है, जो 879 था, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का शुरुआत हरियाणा से ही किया था, ताकि लोगों को इस दिशा में जागरूक बनाया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तराखंड, अर्थात उत्तराखंड की सरकार ने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया है। आपको याद होगा, हाल के दिनों में ही जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ है, उसमें वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थी और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गोलों की हैट्रिक लगाकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी और अभी हाल में मीडिया में काफ़ी छाई हुई हैं। और इसी कारण उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्हें इस कार्यक्रम अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हालांकि इस कार्यक्रम की जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अभी माधुरी दीक्षित हैं। आज के एपिसोड का जो 5वां प्रश्न है वह रहा, हाल में किस देश की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर अधिकार कर लिया है? Which country's army has taken power by overthrowing the democratic government recently? ऑप्शंस हैं, ए में थाईलैंड, बी में म्यांमार, सी में जिम्बाब्वे और डी में जाम्बिया। तख्ता पलट से मतलब यह है कि जब किसी देश की सेना वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर सत्ता अपने हाथों में ले लेती है तो उसे तख्ता पलट अर्थात ओवरथ्रोइंग कहा जाता है और इसे मार्शल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के कई देशों में इस तरह की घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं कि सेना लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करके अपने हाथों में सत्ता ले लेती है। तो यही एक घटना हाल फिलहाल भारत के पड़ोस में भी हुआ है और वह देश है म्यांमार। अर्थात म्यांमार की सेना ने वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे अपदस्थ करते हुए वहाँ की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है और वहाँ की जो लोकतांत्रिक नेता है आंग सांग सूकी, उन्हें और वहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम विन मिंट है, इन दोनों को हिरासत में लेकर 1 साल के लिए वहाँ इमरजेंसी लगा दी गई है और सेना ने अपने हाथ में सत्ता लेते हुए पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। और इसके पीछे जो वहाँ की सेना तर्क दे रही है, उनका कहना है कि हाल के दिनों में जो म्यांमार में लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुए थे, उसमें आंग सांग सूकी ने बड़े पैमाने पर धांधली की थी और इसी कारण वो इस चुनी हुई सरकार को मान्यता नहीं दे रहे हैं और वहाँ पर सत्ता को अपने हाथों में उन्होंने ले रखा है। आपको बता दें कि म्यांमार में सैन्य शासन का पूर्व से भी काफ़ी लंबा इतिहास रहा है और 1962 से 2011 तक वहाँ की सत्ता सेना के हाथ में ही थी और 2011 में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था और आंग सांग सूकी उसकी प्रमुख बनी थी। हालांकि उन्होंने कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया था, परंतु वो एक तरह से म्यांमार की जो सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार, उसकी वो अध्यक्षा थी। परंतु इस सत्ता पलट से म्यांमार की जो सत्ता है वो वहाँ के सेना के हाथों में चली गई है। आइए अब इस एपिसोड के अगले प्रश्न को देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी पुरस्कार दिया गया है? विच सिटी हैज़ अवार्डेड द इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी रिसेंटली? आपके ऑप्शंस हैं, ए में कानपुर, बी में भोपाल, सी में भुवनेश्वर और डी में इंदौर। आपको बता दें कि वाटर प्लस सिटी अवार्ड जो होता है वह स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया जाता है और इसमें कुछ मानक तय हैं पूर्व से, जिन मानकों को पूरा करना होता है। जो भी शहर इन मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करती है उन्हें वाटर प्लस सिटी का पुरस्कार दिया जाता है। तो हाल के दिनों में इस पुरस्कार से
इंदौर शहर को नवाजा गया है, अर्थात इंदौर देश का पहला वाटर प्लस सिटी पुरस्कार पाने वाला पहला शहर बन गया है और इसके लिए उसे 100% अंक दिए गए और इसके जो मानक हैं उन सभी 12 मानकों पर इंदौर शहर खड़ा उतरा है। इसमें जो कुछ प्रमुख मानक हैं, जैसे जो सबसे प्रमुख मानक है कि शहर के गंदे पानी को नदी नालों में जाने से रोकना और जो सीवर के पानी है, नालों के जो पानी है उनमें 30% पानी को पुनः रिसाइकल कर उपयोग हेतु तैयार करना। तो ये इन मानकों को पूरा करते हुए उसके बाद एक और मानक है ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। तो इन सभी मानकों पर खड़ा उतरते हुए इंदौर ने यह वाटर प्लस सिटी का पुरस्कार जीता है। और जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब भी इंदौर के पास ही है। पिछले कई वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर को ही माना जा रहा है और सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी इंदौर ने ही जीता है। आइए आज के एपिसोड का 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई मुद्रा प्रणाली का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं ए में ई रूपी, बी में ई क्वाइन, डी में डीजी रूपी और डी में ई मुद्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसी महीने 2 तारीख को अर्थात 2 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई मुद्रा प्रणाली को लॉन्च किया था। तो इस प्रणाली का नाम है ई रूपी। परंतु इस ई रूपी के संबंध में अभी काफ़ी भ्रांतियां हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह ई रूपी किस तरह से काम करेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नई करेंसी, डिजिटल करेंसी ला रही है और कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि ई रूपी वही डिजिटल करेंसी है, परंतु यह डिजिटल करेंसी नहीं है। यह जो नई मुद्रा प्रणाली है, यह पूर्व से जो यूपीआई सिस्टम के द्वारा जो हम पेमेंट करते थे, जैसा कि आप यहाँ इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यूपीआई के ही आगे में ई और रुपया का जो संकेत होता है वह लगा दिया गया है, तो इसे ई रूपी कहा जा रहा है। तो यह यूपीआई का ही एक एडवांस रूप है और ऐसा माना जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद कालाबाजारी और जो गोरख धंधे होते हैं पेमेंट में, सरकारी, खास करके सरकारी पेमेंट जो होते हैं एजेंसियों के माध्यम से, उनमें काफ़ी रोक लग जाएगी और यह गोरख धंधा या कालाबाजारी बंद हो जाएगी। तो इसमें क्यूआर सिस्टम के आधार पर पेमेंट होना है, अर्थात क्यूआर सिस्टम के द्वारा जो क्रेता होंगे वह विक्रेता के पास जो क्यूआर सिस्टम होगा उससे पेयरिंग कराकर उसका भुगतान किया जा सकेगा और जिस पर्पस से यह क्यूआर कोड दिया जाएगा सिर्फ उसी दुकानदार के पास ही उसका भुगतान होगा, अन्य कहीं पर वह मैच नहीं करेगा और उसका भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। तो इस पूरी प्रणाली को अभी समझने की आवश्यकता है, धीरे धीरे शायद सभी लोग समझ पाएंगे। और इस पूरी प्रणाली की जो मॉनिटरिंग की जा रही है वह NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है और इसी NPCI के द्वारा इस UPI को फंक्शनल किया गया है। तो इस नई मुद्रा प्रणाली का जो नाम है वह है ई रूपी। तो आइए आज के एपिसोड के 8वां प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। यह प्रश्न है, हाल में भारत ने किस देश के साथ इंद्र 2021 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन किया? विथ विच कंट्री इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड इंद्र 2021? आपके ऑप्शंस हैं ए में इजराइल, बी में फ्रांस, सी में न्यूजीलैंड और डी में रूस। जैसा कि आप जानते हैं अभी पूरा विश्व असुरक्षा और अविश्वास के माहौल में चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न देश एक दूसरे देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में भारत भी कई देशों के साथ जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका इत्यादि अपने समर्थक या जो करीबी देश हैं उनके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रत्येक वर्ष आयोजन करता है और ये सैन्य अभ्यास या तो भारत में होते हैं या फिर जो देश सैन्य अभ्यास में होते हैं वहाँ आयोजित किए जाते हैं। तो हाल में जो इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, यह भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। अर्थात इंद्र 2021 जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन हुआ वह भारत और रूस के बीच हुआ। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 4 अगस्त 2021 को रूस के शहर वोल्गोग्राड, जो समुद्र के किनारे बसा एक शहर है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। और इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। और इस अभियान का जो अन्य कुछ मुख्य उद्देश्य हैं उनमें आतंकवाद विरोधी अभियान एवं खुफिया जानकारी को आपस में एक दूसरे से साझा करना, ये भी रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है रूस। आज के एपिसोड का 9वां प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति शहरोज काशिफ किस देश के निवासी हैं? शहरोज काशिफ, द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज ए रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ए में है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चाइना चीन और डी इंडोनेशिया। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, जबकि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसे भारत अपना मानता है। और भारत अपने यहाँ की सबसे ऊंची चोटी K2 को मानता है। हालांकि यह K2 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो क्षेत्र है, POK पाक अधिकृत कश्मीर, वहाँ पर अवस्थित है और पाकिस्तान इस पर अपना कब्जा जमाता है, जबकि पाकिस्तान POK को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। इसीलिए वह इस चोटी पर भारत की जो दावेदारी है उसको खारिज करता है। हालांकि वर्तमान में वो POK पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। और इस पर्वत पर चढ़ने वाले जो शहरोज काशिफ हैं वो पाकिस्तान के ही निवासी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अर्थात शहरोज काशिफ जो K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं वह पाकिस्तान के हैं। इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष है। आज के एपिसोड का 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? Which state government has announced the राजीव गांधी अवार्ड in the field of information and technology? आपके ऑप्शंस हैं, ए में उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में राजस्थान और डी में मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अर्थात महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की है कि अब वह सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले संस्था को प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी पुरस्कार देगी। और ऐसा माना जा रहा है कि यह केंद्र सरकार के उस फैसले के प्रतिकार के रूप में यह घोषणा की गई है जिसके तहत केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एपिसोड के अंत में एक प्रश्न आपके लिए भी है। उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस एपिसोड का 11वां प्रश्न है, हाल में अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अमेरिकी फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना को छोड़कर किस फुटबॉल क्लब की सदस्यता ग्रहण की है? रिसेंटली अर्जेंटाइन फुटबॉल प्लेयर Lionel Messi has left American football club FC Barcelona and joined which football club? ऑप्शंस हैं आपके, ए में मोनाको क्लब, बी में पेरिस सेंट जर्मेन क्लब, सी में लॉरिएंट क्लब और डी में मैनचेस्टर क्लब। जैसा कि आप जानते हैं कि लियोनेल मेसी की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में की जाती है और एक लंबे समय से लियोनेल मेसी अमेरिकी फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना से जुड़े हुए थे। और अभी हाल में जो कोरोना के कारण इन फुटबॉल क्लबों की स्थिति खराब हो गई है, ऐसी परिस्थिति में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने इनके साथ अपना अनुबंध समाप्त करने की घोषणा की है। हालांकि लियोनेल मेसी के तरफ से ऐसा बयान आया था कि इन्होंने क्लब के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वो अपने पारिश्रमिक का आधा अर्थात 50% राशि कम लेने को भी तैयार हैं और वो बार्सिलोना के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। परंतु बार्सिलोना की जो
मैनेजमेंट कमिटी थी, उन्होंने इनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। तो अंततः लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के बदले जो नया क्लब ज्वाइन किया है उस क्लब का नाम है पेरिस सेंट जर्मेन क्लब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात जो लियोनेल मेसी हैं वो अब पेरिस सेंट जर्मेन क्लब की ओर से फुटबॉल खेलेंगे। आज के एपिसोड का 12वां प्रश्न है, किस भारतीय ओलंपियन को संबंधित खेल संघ ने ओलंपिक के दौरान गलत व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया है? विच इंडियन ओलंपियन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर द मिसबिहेवियर ड्यूरिंग द ओलंपिक्स? ऑप्शंस हैं ए में मनु भाकर, बी में हिमा दास, सी में दीपिका कुमारी और डी में विनेश फोगाट। तो जैसा कि आपको पता होगा, हाल के दिनों में यह काफ़ी चर्चित भी रहा है कि एक भारतीय ओलंपिक महिला खिलाड़ी को उसके खेल संघ ने निलंबित कर दिया है और कारण बताया जा रहा है कि ओलंपिक में उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा विनेश फोगाट। भारतीय ओलंपिक संघ ने जो इन पर आरोप लगाए हैं इन्हें निलंबित करने के, उनमें कुछ प्रमुख आरोप जो हैं कि इन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ रहने से इनकार कर दिया था। दूसरा आरोप है कि इन्होंने जो इनका ऑफिशियल और कुश्ती संघ का जो ऑफिशियल पार्टनर था शिव नरेश कंपनी, उसका ड्रेस पहनने से इनकार करते हुए जो इनका निजी एक अनुबंध था नाइकी के साथ, नाइकी कंपनी के साथ, उसके ड्रेस को इन्होंने पहना। और जो तीसरा आरोप इन पर है वो है कि इन्होंने प्रैक्टिस सेशन में समय से भाग नहीं लिया। हालांकि इनके विनेश फोगाट के भी अपने कुछ तर्क हैं और आगे देखना है कि इस पर क्या निर्णय होता है। खेल संघ और इस खिलाड़ी के बीच जो मामला चल रहा है उस पर कुछ निर्णय क्या होता है वो आगे देखने की बात होगी। इस एपिसोड का जो 13वां प्रश्न है वह आपके सामने यूँ रहा, भारत ने कितने वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों में हॉकी का पदक जीता है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ इंडिया वन द हॉकी मेडल इन ओलंपिक गेम? ऑप्शंस हैं 38 ईयर्स, बी में है 41 ईयर्स, सी 45 ईयर्स और डी में 47 ईयर्स। तो भारत इससे पहले किस वर्ष ओलंपिक का मेडल जीता था हॉकी में? और इस साल तो जैसा आपको पता है कि भारत ने कांस्य पदक प्राप्त किया है टोक्यो ओलंपिक में। तो इससे पहले भारत ने जो पदक प्राप्त किया था वह पदक जीता था रूस ओलंपिक जो 1980 में हुआ था, मास्को ओलंपिक जो 1980 में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। तो एक लंबे अंतराल के बाद अर्थात 41 वर्षों के बाद भारत ने हॉकी में कोई पदक प्राप्त किया है। हालांकि इस बार कांस्य पदक ही प्राप्त हो पाया। इसके पहले मास्को ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण जीता था, परंतु 11 वर्षों के सूखा के बाद इस ओलंपिक वर्ष में भारत ने हॉकी का एक पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 41 वर्ष। आज के एपिसोड का 14वां प्रश्न है, हाल के दिनों में भारत के चर्चित खिलाड़ियों एवं उनसे संबंधित खेलों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? Which pair of famous players of India and their related game in recently times is not correct matched? आप जानते हैं कि हाल के दिनों में ओलंपिक संपन्न हुआ है, टोक्यो ओलंपिक, और उसमें कई खिलाड़ियों ने पदक जीता सामूहिक या व्यक्तिगत स्पर्धाओं में, और कुछ खिलाड़ी थे वो अच्छा खेलने के बावजूद भी कोई पदक हासिल नहीं कर पाए। हालांकि कई खिलाड़ियों ने चौथा स्थान प्राप्त किया। वैसे पीटी उषा और मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान ही प्राप्त करके क्रमशः उड़न पड़ी और फ्लाइंग सिख का जो नाम पाया था, परंतु अब समय काफ़ी बदल चुका है और खिलाड़ियों से सिर्फ पदक की उम्मीद की जाती है। परंतु ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक तो प्राप्त नहीं किया परंतु ओलंपिक खेलों में अपनी छाप अवश्य छोड़ दी। तो इन खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ियों के नाम यहाँ आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं और उनसे संबंधित खेलों के नाम भी हैं। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। ऑप्शंस ए में है प्रणति नायक जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी में है मनु भाकर निशानेबाजी, सी में रानी रामपाल घुड़सवारी और सविता पुनिया डी में हॉकी। इसमें 3 जोड़े सुमेलित हैं जबकि एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
रानी रामपाल घुड़सवारी। अर्थात ये सी को छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उनके जो जोड़े हैं खिलाड़ी और उनके खेल से संबंधित जोड़े वो सही हैं। प्रणति नायक जिम्नास्टिक, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था टोक्यो ओलंपिक में। मनु भाकर भी निशानेबाजी में चौथे स्थान पर रही थी। और सविता पुनिया ने तो हॉकी की हिस्सा रही हैं। तो और रानी रामपाल भी भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। तो ये सब चर्चित रही हैं हाल में ये सभी खिलाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा रानी रामपाल घुड़सवारी। ये ऑप्शन गलत है, रानी रामपाल महिला हॉकी की खिलाड़ी हैं। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया का संबंध किस राज्य से है? फ्रॉम व्हिच स्टेट बिलोंग्स रवि दहिया हु वन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक? ऑप्शंस हैं ए में उत्तर प्रदेश, बी में हरियाणा, सी में राजस्थान और डी में मध्य प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं भारत की तरफ से जिन 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता उसमें एक रवि दहिया भी थे, जिन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रूसी पहलवान जाबूर युबुगेव को 7-4 से हराकर रजत पदक प्राप्त किया था। तो ये काफ़ी चर्चित हैं अभी वर्तमान में और इनका संबंध हरियाणा से है। ये हरियाणा के सोनीपत जिला के रहने वाले हैं। तो इस तरह से आज का 15 प्रश्नों का यह एपिसोड समाप्त हुआ। और एक प्रश्न जो आपके लिए मैंने पूर्व में ही चर्चा किया था वो आपके स्क्रीन पर यह रहा, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड भी आपको पूर्व के एपिसोड्स की भांति ही पसंद आया होगा। आप इस एपिसोड के संबंध में अपना राय भी कमेंट बॉक्स में देना चाहेंगे। धन्यवाद।